प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं हमेशा की तरह राहुल चौधरी आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CBSE क्लास 10 से जो आपकी पुस्तक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उसका प्रोज सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। और प्रोज सेक्शन में भी आज जिस लेसन को हम लोग करने वाले हैं उसका भी शीर्षक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तक का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और वही लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि उसी लेसन के नाम पर इस पुस्तक को फुटप्रिंट्स विदाउट फीट दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, काफी रोचक स्टोरी होने वाली है आपके लिए। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं वैसा ही आज भी करने वाले हैं। और आज भी सबसे पहले हम लोग अगर कुछ करेंगे तो वो करेंगे क्या, तो अबाउट ऑथर यानी इसके जो लेखक हैं उसकी बात करेंगे। और लेखक की बात करने के बाद इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा लेसन, जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इसको लिखा है H.G. वेल्स ने। H.G. वेल्स यानी हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की अगर बात करें तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का जन्म हुआ है 12 सितंबर 1866 लंदन में। तो यानी 21 सितंबर 1866 को लंदन में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 13 अगस्त 1946, वो भी लंदन में ही, यानी 13 अगस्त 1946 को। अब जाहिर सी बात है कि इनका जन्म लंदन में, मृत्यु लंदन में, तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश राइटर रहे हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। और इन्होंने दर्जनों नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, सोशल कमेंट्रीज, हिस्ट्री, सटायर्स, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है। ये इनकी उपलब्धि रही है। तो और अब अगर हम ऑथर के बाद अगर इनके बारे में एक आध बुक की बात अगर हम करें कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण रही है, तो द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड इनकी पॉपुलर बुक रही है। द रेड मून और द स्टार, ये भी इनकी पॉपुलर बुक्स के नाम हैं। अब हम बात करते हैं जो ये लेसन हमारे सामने है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसको पढ़ें तो इसमें से जो पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो हम पैराग्राफ वाइज इसके वर्ड्स भी अब आपको बताते चलने वाले हैं। तो पहले मैं इन ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा और फिर उसकी मीनिंग आपको बताऊंगा और एक एक पैराग्राफ करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहले पैराग्राफ में जो है वो है इम्प्रिंट्स, एक वर्ड है यहाँ पे देख लीजिए, इम्प्रिंट्स है। इम्प्रिंट्स क्या है, यहाँ थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, तो ये वर्ड है इम्प्रिंट्स, जो पहली ही पंक्ति में आता है, आपको पहली पंक्ति में है इम्प्रिंट्स। तो इम्प्रिंट्स का मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है इम्प्रेशंस, यानी कि चिन्ह या छाप, निशान इसको कहते हैं। और उसके बाद दूसरा वर्ड है वेयर फुटेड। वेयर फुटेड का मतलब क्या होता है, तो वेयर फुटेड का मतलब होता है शूलेस। शूलेस यानी बिना जूता पहने हुए। तो वेयर फुटेड कहां पर है, यहां है आपको वेयर फुटेड। चलिए, तो वेयर फुटेड का मतलब होता है बिना जूता के। ये पहली पंक्ति जो है उसमें हमारे पास दो शब्द हैं, फिर अगली पंक्ति में हम लोग शब्द देखेंगे। ठीक है, मडी का मतलब आप लोग जानते हैं, मडी का मतलब क्या होता है, कीचड़। मड मतलब कीचड़ होता है, तो कीचड़ वाला, मडी इम्प्रिंट्स मतलब कीचड़ वाले निशान। तो चलिए, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ वेयर फीट। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London and where was the man? कहते हैं कि दो लड़के जिनके नंगे पांव के कीचड़ वाले ताजे पैरों के निशान की तरफ हैरानी से देखा। दो लड़कों ने देखा कि कीचड़ सने हुए दो पांव जो है उसके निशान दिखाई दे रहे हैं वहां पर, और ऐसा लग रहा है, बड़ी हैरानी से उन्होंने देखा। क्यों हैरानी से देखा, क्योंकि कोई नंगे पांव वाला आदमी लंदन के बीच में स्थित एक घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था तथा वह आदमी कहां है, जिसके पैरों के ये निशान है, आखिर वो आदमी कहां है, ये सोच करके दोनों लड़के ने बड़ी हैरानी से उसको देखा। और क्या देखा, चलिए ये भी देखते हैं हम लोग। तो दूसरे में आते हैं हम लोग, और दूसरे में गेज्ड यहां पर है आपको कि दे गेज्ड अ रिमार्केबल। और उसके बाद तो गेज्ड का मतलब क्या होता है, गेज्ड का मतलब होता है लुक्ड नीली, यानी घूर कर देखना, घूरते हुए किसी को देखना। और रिमार्केबल का मतलब होता है मतलब विलक्षण
रिमार्क करने लायक, यानी कि किसी को जिसके लक्षण जो है वो सामान्य से बड़े होते हैं, विलक्षण, दुर्लभ जिसको आप कहते हैं, ऐसी चीजों को कहते हैं गेज्ड। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, ए प्रेस फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ वेयर। और स्थिति ये है कि जैसा उन्होंने ध्यान से देखा, उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। यहीं कहीं से एक ताजा पद चिन्ह प्रकट हुआ, यानी ऐसा लग रहा था मानो वो अभी अभी वहां पे ये पैरों के निशान जो है वो प्रकट हुए हों, इससे पहले वो नहीं थे। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की ओर, तो डिसेंडिंग यहां पर है तीसरी पंक्ति में आपका इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा इसको पतला करना पड़ेगा लगता है, अन्यथा परेशानी होने वाली है हम लोगों को। तो चलिए ये हो गया आपको डिसेंडिंग। हालांकि हाइलाइटर की व्यवस्था होती तो वो ज्यादा बेहतर होता। डिसेंडिंग यहाँ है डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग द स्टेप्स कहता है फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions become fainter and at last disappeared altogether। impressions पहले ही हम लोग देख चुके हैं impressions का मीनिंग, लेकिन चलिए फिर यहाँ है, और fainter, और उसके बाद क्या है तो disappeared। तो ये इंपोर्टेंट वर्ड्स है जिनको हम आपके साथ मीनिंग साझा करने वाले हैं। तो कहते हैं फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, यानी कि जो पैरों के निशान हैं वास्तव में ये उनके सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक एक करके, फर्दर एंड फर्दर, एक एक करके, और डिसअपियर्ड यानी डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, ये आप भी जानते हैं, तो डिसेंडिंग है नीचे की ओर आते हुए, और फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, यानी अट्रैक्ट। इंप्रेशंस का मतलब होता है मार्क, जो कि पहले ही सबसे इम्प्रिंट्स या इंप्रेशंस जो है दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे देखा है। तो क्या कहता है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। डिसअपियर्ड का मतलब होता है अदृश्य हो जाना, दिखाई नहीं देने वाला। तो अब हम इसको ऐसे करके देखते हैं कि फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो, जो फुटप्रिंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्रिंट दूसरे प्रिंट के साथ जुड़ा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो आगे की ओर बढ़ते हुए निशान बनते हुए जाने लगे, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, नीचे गली में जाते हुए एक एक करके, एक पांव के बाद दूसरा पांव, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि उन दोनों लड़कों को कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो फुटप्रिंट्स नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द muddy impressions become fainter and at last disappeared altogether। और जो वो निशान नीचे की ओर जा रहे हैं, तो लड़कों ने उनका पीछा किया। कब तक पीछा किया उन निशानों का, जब तक कि वो कीचड़ भरे निशान हल्के होते चले गए, यानी कि जैसे ही पांव के जो कीचड़ थे वो कम होते चले गए धीरे धीरे, और अंत में वो गायब हो गए, तब तक उन दोनों लड़कों ने पीछा किया उस निशान का। तो चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि दो लड़कों को लंदन शहर के एक मकान पर दो पैरों के निशान चलते हुए दिखाई दिए, जो कीचड़ से सने हुए थे। स्वाभाविक है, अगर शहर में जहां चारों ओर पक्के ही पक्के हैं, वहां अगर पैरों के निशान दिखाई दे, वो भी कीचड़ से सने हुए, तो थोड़ी सी घबराहट होती है, और वो भी तब जब वो निशान बिल्कुल ताजे हों और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चल रहा है। एक निशान पड़ा, फिर दूसरा निशान पड़ा, वो नीचे की ओर उतरा, सीढ़ी से नीचे की तरफ आया, और फिर वो गली की तरफ उतर गया, गली की तरफ जाने लगा, और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। वैसे निशान जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस स्थिति में थोड़ी सी समस्या जो है हो जाती है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री was really simple enough।
कहता है वास्तव में यह इस रहस्य का स्पष्टीकरण बहुत आसान था। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल, बहुत आसान था। और कैसे आसान था ये देखते हैं। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। कहता है कि जो उन बच्चे किसका पीछा कर रहे थे, द bewildered बॉयज, जो वो घबराए हुए बच्चे थे, जो कंफ्यूज्ड बच्चे थे, वो पीछा कर रहे थे bewildered बॉयज यानी कि घबराया हुआ। bewildered का मतलब होता है घबराया हुआ। had been following a scientist, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। who had just discovered, जिन्होंने अभी अभी खोज की थी। discovered मतलब खोज करना। how to make a human body transparent, कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी को यानी आदमी के शरीर को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, एक पार से दूसरी पार देखने वाला, यानी कि जैसे ट्रांसपेरेंट कोई चीज होगी तो हमको दिखाई नहीं देगी, तो ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके ह्यूमन बॉडी को, इस चीज पर अभी किसी साइंटिस्ट ने खोज किया था और शायद उसने अपने ऊपर ही प्रयोग कर लिया था, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या है कि ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो कहता है कि ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। तो वो जो वैज्ञानिक था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। तो वो प्रयोग कर रहा था आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक प्रयोग तो प्रूव दैट, यह साबित करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव का जो शरीर है वह भी इनविजिबल हो सकता है यानी अदृश्य हो सकता है। इस चीज को वो प्रूफ करने के प्रयास में लगा हुआ था। और उसके बाद कहते हैं कि फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। कहता है और फाइनली अंतोगत्वा ही सैलोड, अंतोगत्वा उसने इसमें सफलता पाली, यानी कि अंतोगत्वा उसको ये चीज मतलब हो गया, उसने उस प्रयोग में निगल लिया। क्या निगल लिया, सैलोड मतलब होता है निगल लेना। तो उसने अंतोगत्वा फाइनली ही सैलोड यानी निगल लिया सर्टेन रेयर यानी दुर्लभ, जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ ड्रग्स यानी दवाइयां, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे शीट ऑफ ग्लास यानी ग्लास का जो पतली सी परत होती है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट होता है उसके आर पर देखा जा सकता है, वैसा ही इसने बना लिया। दाउ इट इज ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, इट इज ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज अ ग्लास। वो किस प्रकार से, जैसे कि ग्लास की एक परत हो, सॉलिड यानी ठोस परत ग्लास की, शीशे की हो, इस प्रकार से हो गया कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। अब देखिए, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वाज ग्रिपिंग वाज रैदर अ लॉलेस पर्सन। जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, ही वाज ग्रिपिंग वाज रैदर लॉलेस पर्सन। लॉलेस का मतलब होता है कि कानून को नहीं मानने वाले व्यक्ति की तरह वो रहा है, तो एक लॉलेस पर्सन है। और लॉलेस पर्सन है और कहता है कि ब्रिलियंट तो है ही वो, तेज दिमाग वाला तो वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तेज दिमाग वाला जो वैज्ञानिक है वो स्वेच्छाचारी है, मतलब कि वो अपने हिसाब से चलने वाला, उसके लिए कोई लॉ फॉलो करना उसके आदत में शामिल नहीं रहा है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड है उसको नापसंद करता है, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और प्रयास करता है उसको इजेक्ट करने का, यानी कि इजेक्ट करने का मतलब होता है निकाल फेंकने की कोशिश में रहता है। वह उसको नापसंद तो करता ही है और साथ ही साथ उसको निकाल फेंकने के प्रयास में भी लगा रहता है। इन रिवेंज यानी कि बदला, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो वो मतलब बदला लेने की सोचता है। तो उसने बदला लेने के लिए सोचा,
अपने मालिक के खिलाफ, कि मालिक को वो पूरी तरह से बदला लेगा। और कैसे बदला लेगा, तो इसलिए उसने क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, thus it was that he become a homeless wandered। और कहता है उसके बाद क्या होता है कि देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इन रिवेंज ग्रीफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और उसे कोई देख न ले इसलिए वो क्या करता है, अपने कपड़े उसने उतार दिए, क्योंकि उसने ड्रग्स ले रखे हैं तो बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। एंड टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने। दस इट वाज दैट ही बिकम अ होमलेस वांडर्ड, और वह इस प्रकार से अदृश्य होकर के बिना पैर के, बिना कपड़ों के और बिना पैसों के इधर उधर भटकने लगा। और वो अब भटक रहा है बिना पैसों के। होमलेस वांडर्ड विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना रुपयों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और अब वो अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज अ वॉक्ड। तो होता क्या है कि इस क्रम में वो जो भटक रहा है बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, बिना मकान के, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि उसके पांव में कहीं पे मड लग जाता है, यानी कीचड़ लग जाता है, और अब वह उन कीचड़ों के साथ ही भटक रहा है। और इसीलिए वो जो कीचड़ के प्रिंट है वो उन लड़कों को अब दिखाई दे रहे हैं, और वो जो लड़के हैं वो उसी कीचड़ की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints। अब escape का मतलब क्या होता है, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints। तो वह बच निकलता है, वह झुठला सकता है, धोखा दे सकता है। किसको धोखा देकर के आसानी से निकल सकता है, एस्केप मतलब बच निकलना होता है। तो वो बच निकल सकता है किससे, उन लड़कों से जो उसका पीछा कर रहे थे बड़ी आसानी से। फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, और उसके बाद फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, बट हिज एडवेंचर्स, जो उसका एडवेंचर है यानी कि जो उसका जोखिम भरा काम है, वर बाय नो मीन्स ओवर ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। तो उसने इस जोखिम बड़े काम में जो है ना, उसने एक बहुत ही गलत चीजें चूज कर ली है। और वो गलत चीज क्या है कि वो समय जो है वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, तो इट वॉज मिड विंटर, और यह मध्य सर्दी का समय, यानी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर ऑफ वार्मथ। तो कहते हैं कि ये चूंकि काफी सर्दी वाला समय है और इसमें जो हवाएं हैं वो बिटरली कोल्ड है, यानी कि बिटरली का मतलब हो जाता है आपको बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ऐसे बिटरली वीपिंग का मतलब हो जाता है फूट फूट करो, मतलब बहुत ज्यादा, जब मन से जब कुछ होता है उसको काफी ज्यादा, तो बिटरली कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंडी है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और उसके लिए आसान नहीं है बिना कपड़ों के लंदन में घूमना, बिना कपड़ों के अभी नहीं रहा जा सकता था। उसके लिए क्या, किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो उसने डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड, और भटकते हुए उसने ये सबके बदले में उसने डिसाइड क्या तय किया, टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, कि लंदन के एक बहुत बड़े स्टोर में जाकर के वो वहां पे गर्मी पाने के लिए किसी स्टोर में जाएगा और वहां जाकर के वो छुप जाएगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट,
कहता है क्लोजिंग टाइम जो है वो आ चुका है और जो डोर्स है उस मतलब उस स्टोर के वो बंद जैसे ही हुए, क्लोजिंग टाइम समय मतलब बंद होने का समय हो गया था और दरवाजे बंद हुए। और उसके बाद कहते हैं कि ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग। उसके बाद उसको पर्याप्त अवसर मिल गया अपने एंजॉय करने का, बिना खर्च किए कपड़े पहनने का, खाने पीने का मजा लेने का उसको भरपूर टाइम मिल गया। फीडिंग का मतलब होता है खाना। तो उसको जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उस स्टोर का, तो उसको ये मौका मिल गया कि वो अब खूब जम के खाए पिए, आनंद मनाए, कपड़े पहने और फिर आराम करे। फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्च किए। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च करना और फीडिंग का मतलब होता है खिलाना। ही ब्रोक अपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फीटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, soon with shoes and overcoat and wide-brimmed hat he became a fully dressed and visible person। कहते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया, बिना खर्च के तो उसने कपड़े निकाले, भोजन किए और पूरा प्लेजर, पूरा आनंद मनाया। और उसके बाद ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने क्या किया, जो बॉक्सेस थे उसको खोल दिया, उसको तोड़ दिया और लपेटने वाले कपड़े यानी जो जिसको लपेटा जा सके ऐसे कपड़ों को निकाला। और फिर उसने क्या किया, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, और खुद को ढक लिया गर्म कपड़ों से। सून विथ शूज, और जल्दी उसके पैर में जूते थे। एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बहुत ही चौड़ा वाला, जो बहुत बड़ा वाला हैट होता है, चौड़ा जिसमें निकला होता है, जो ना भगत सिंह जिस टाइप का टोपी पहनते थे, यहाँ पे आप उस प्रकार की एक हैट उसने क्या की, धारण कर ली। तो उसने वो हैट भी पहन लिया और अब क्या है कि वो अब दिखाई दे सकता है। ऐसा लग रहा है कि उसने इतने सारे कपड़े पहन लिए, इतने ढंग से तैयार हो गया। ब्रिम्ड हैट ही बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो पूरी तरह से कपड़ों में ढका हुआ है और अब वो दिखाई दे सकता है। हालांकि उसका चेहरा तो अभी भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या है ना कि वो अब दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका बदन जो है वो कपड़ों से ढका हुआ है, इसलिए कपड़े तो इनविजिबल है नहीं, तो कपड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब वो विजिबल पर्सन हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, जैसे उसके बाद उसने किचन की तरफ कदम बढ़ाया, रेस्टोरेंट की किचन की, और वहां पे उसने कोल्ड मीट देखा, कॉफी देखी। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, और उसके बाद उसने मिठाइयां देखी और वहां पे उसने वाइन भी देखा। ग्रोसरी में उसने क्या देखा, वाइन देखा, यानी शराब देखी ग्रोसरी स्टोर के अंदर। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइट्स, और उसको खाने के लिए काफी चीज मिल गया, मांस मिला, कॉफी मिली। खाने के बाद उसने वहां के स्टोर से मिठाइयां ली, शराब पी, और वह इतना खा पी लिया कि अब वह उसमें बेहोश होकर के लगभग सो सा गया वहीं पे, और पाइल ऑफ क्वाइल्स में, वहीं पे रजाइयों के ढेर पर वो सो गया। अब कहते हैं कि इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। कहता है अगर ग्रिफिन सिर्फ इतना मैनेज कर लेता कि सही समय पर सो करके उठ जाता तो फिर सब कुछ ठीक रहता, उसके बाद फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, वह आसानी से सब कुछ मैनेज कर पाता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। लेकिन हुआ क्या ना कि वो the assistants were already arriving next morning। जब तक असिस्टेंट उसके यानी कि जो उसका सहयोगी था जब तक आ नहीं जाए उस दुकान का अगली सुबह, तब तक वो उठ नहीं पाया, तब तक वो नहीं उठ पाया। और when he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run। और जब उसने महसूस किया when he saw couple of them, और जब उसने से एक कपल को, एक जोड़े को, उनमें से दो को अपनी ओर आते देखा, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं।
अप्रोचिंग, जब उसने महसूस किया अपनी ओर आते हुए एक कपल को, एक जोड़े को, फिर उसने क्या किया, अब वो वहां से भागने की प्लानिंग करता है। जैसे ही उसने देखा, उसने पैनिक किया, यानी कि घबरा गया और भागने लगा। एंड रन अवे एंड बिगन टू रन, भागना शुरू कर दिया उसने। दे नेचुरली गेव चेज, और स्वाभाविकतः जैसा होता है उन्होंने उसका पीछा किया। नेचुरली, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। अगर कोई भागेगा तो दुकान का मालिक या स्टाफ होने के नाते उसको चेज करना यानी उसका पीछा करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसको भी पीछा किया जाने लगा, चेज किया जाने का। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। अब उसके पास दूसरा कोई विकल्प था नहीं बचने का, सिवाय इसके कि वो अपने कपड़ों को फिर से उतार दे, यानी उतार करके अगर वो कपड़ों को भागेगा तो उसको वो फिर किसी की नजर में नहीं आएगा। तो उसने जो नए नए कपड़े ढूंढे थे वो भी अब उसके हाथ से जा रहे थे। टेकिंग ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है। और न्यूली फाउंड का मतलब होता है जो नए ढूंढे गए थे। और नेक्ड का मतलब क्या होता है, तो नेक्ड का मतलब होता है फिर नंगा हो जाना, यानी बिना कपड़ों के हो जाना। तो बिना कपड़ों के होकर के भागने के अतिरिक्त तब उसके पास दूसरा कोई काम बचा नहीं था। तो उसने जल्दी जल्दी क्या किए कि अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, ठीक है। न्यूली फाउंड जो ड्रेस उसके थे, क्लॉथ से न्यूली फाउंड, नए नए जो ढूंढे गए थे, रात को ही ढूंढे गए थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जर्नी एयर। उसने अपने आप को फिर इनविजिबल महसूस किया, यानी कि वो भाग सकने में तो सक्षम था, लेकिन एक बार फिर से वो जो जनवरी की सर्दी भरे जो दिन थे उसमें अपने आप को ठिठुरता हुआ पाया, नंगा पाया। अब उसके बाद क्या है देखिए, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold and hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब क्या हुआ, इस बार उसने सोचा कि नाटक कंपनी के भंडारे को ट्राई किया जाए, उसको आजमाने का उसने निर्णय लिया। उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसको केवल कपड़े नहीं मिलेंगे बल्कि कंधों के ऊपर खाली भाग जो चेहरे को ढकने के लिए सामान भी मिल जाएगा। ठंड से कांपते हुए वह थिएटर की दुनिया के केंद्र ड्ररी लेन की ओर भागा, यानी काफी तेजी से वो ड्ररी लेन की तरफ बढ़ा। और he soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and come out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat to escape without being seen. He closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अतः उसने जल्द ही उपयुक्त दुकान मिल गई जहां वो जाना चाहता था। वह इनविजिबल होकर, अदृश्य होकर सीढ़ियों पर चढ़ा तथा थोड़ी देर के बाद वह माथे के चारों ओर बैंडेज यानी पट्टी बांधकर, और उसके बाद काला चश्मा, नकली नाक, गुच्छेदार मूछे और बड़ा टोप पहनकर बाहर आया, बिना दिखाई दिए भाग निकलने के लिए। उसने दुकानदार के पीछे से अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने दुकानदार के पीछे से सफलतापूर्वक हमला कर दिया तथा उसके बाद उसका सारा धन लूट लिया जिसे वह ढूंढ सका। जितना पैसा उसे मिला उसने सबको ढूंढा और फिर उसको लूट करके वहां से निकल लिया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ जैसे बैंडेजेस है, तो बैंडेजेस का मतलब क्या होता है, आइए कुछ वर्ड हम लोग फाइंड करते हैं। बैंडेजेस है और बैंडेजेस के बाद क्या है, बुशी का मतलब होता है झाड़ी नुमा, तो बुशी, बिग बुशी, और साइड विस्कस, तो विस्कस भी एक वर्ड है। तो इस सब का मतलब क्या होता है देख लीजिए। तो बुशी का मतलब होता है घना, झाड़ी नुमा, और विस्कस का मतलब होता है गालों
ऊपर के बाल यानी जिसको दाढ़ी हम लोग कहते हैं, और बिहाइंड आफ्टर ही रोब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितने पैसे उसे मिले उस दुकान से वो सब लेकर के वो वहां से भागने में सफल हो गया, वहां से वो उन पैसों को लेकर के भाग गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ये एक पार्ट तो इसका संपन्न होता है, दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, तो चलिए दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट कहता है eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. भीड़ भाड़ वाले लंदन से बच निकलने को जो था वो उत्सुक था, और उसने आइपिंग नाम की किसी जगह के लिए ट्रेन पकड़ ली, और टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन, जहां उसने स्थानीय जो वहां का सराय था, इनका मतलब होता है सराय, धर्मशाला जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहां उसने 2 रूम बुक कर लिए अपने लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो ऐसे समय में, इतनी सर्दी में वहां किसी अजनबी का आना एक अनयूजुअल इवेंट था। अनयूजुअल मतलब आप कह सकते हैं कि असाधारण इवेंट था। वहां पर ऐसा अमूमन होता नहीं था कि कोई आदमी इतनी ठंड में वहां आए, लेकिन फिर भी वहां पर एक अजनबी आता है इतनी सर्दी में, तो लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रभावित करता है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग wagging Mr. Hall. The landlord's wife made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an incident has affected my face." तो उसने अब क्या किया कि इस अनयूजुअल इवेंट को मतलब बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, सभी लोग जो थे उस असाधारण व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे, और जो उसका मालिक था उस मकान का, उसकी पत्नी जिसका नाम श्रीमती हॉल था, श्रीमती हॉल ने उससे प्रयास की मित्रता करने की, उससे बात करने की, जानने की, लेकिन ग्रिफिन ने उनसे बात करने की इच्छा प्रकट नहीं की, यानी बात करना पसंद नहीं किया, और उसने कहा कि मेरा आइपिंग में आने का कारण एकांत का, मैं अकेले रहने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई रुकावट डाले। इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचाया। अब चूंकि वो चेहरा तो दिखा नहीं रहा था, मूछें थी, दाढ़ी थी, टोपी थी, ये सारी चीजें थी, लेकिन चेहरा वो नहीं दिखा रहा था। क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि चेहरा उसका दिखाने लायक था ही नहीं। तो वो बताना चाहता था कि किसी दुर्घटना में जो है उसका चेहरे को नुकसान हुआ है और इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, और वो अकेलापन चाहता है, इसलिए वह किसी से मित्रता भी नहीं कर सकता है। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा, और उसके बाद क्या कहते हैं, वैगिंग का मतलब होता है बोलना, मूविंग, और उसके बाद सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांतवास, और अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना। तो उसके बाद देखते हैं, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिस्टर हॉल वाज prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब यहाँ पे कुछ वर्ड पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे एसेंट्रिक का मतलब हो जाता है सनकी यानी पागल टाइप का आदमी, इरिटेबल का मतलब हो जाता है चिड़चिड़ा जो हर बात से इरिटेट होता रहता है, टेम्पर यानी मूड, और रेडी कैश का मतलब कैश रुपया, नगद रुपया, प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना। तो ये इसके इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं।
उसका जो मेहमान है यानी कि सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन eccentric scientist and in view of the fact he had paid her in advance, और उसने ये महसूस किया जो उसका जो गेस्ट है वो एक अलग प्रकार का वैज्ञानिक था, एक सनकी टाइप का वैज्ञानिक था, और इस बात से संतुष्ट होकर कि उसने उसका किराया जो है वो पहले ही दे दिया है। और श्रीमती हॉल जो है वो क्या करती हैं, मिस्टर हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। कहते हैं कि मिस्टर हॉल जो है यानी कि उस मकान मालकिनी जो है वो इस चीज को डिनाई कर देती है। क्यों डिनाई कर देती है? क्योंकि उसे पैसा तो मिल ही चुका है, तो उसको क्षमा कर देती है। उसके अजीब चिड़चिड़ापन स्वभाव के लिए उपेक्षा करने को तैयार हो गई। उपेक्षा करने को तैयार हुई थी, इसका एकमात्र कारण यह था कि वह उस पैसे की तरफ ध्यान दे रही थी जो उसके उस रेंटर ने दे दिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो वो चोरी का पैसा था वो काफी लंबे समय तक नहीं चला। और प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अंत में ग्रिफिन को ये कहना पड़ा कि उसके पास नगद रुपया नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने कहा कि उसने बहाना बनाया कि उसे किसी भी पल एक चेक आने की उम्मीद है। उसका काम जैसे ही हो जाता है तो उसके पास एक चेक आ जाएगा, और जब चेक आ जाएगा तो वो आसानी से उससे पेमेंट कर पाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। कहता है शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study creeping downstairs. In the morning, creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk without making any noise and with a poker grasped. Without making any noise and with a poker grasped firmly. Without making any noise with a poker grasped firmly in his surrender. तो यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड हमने लिया है, क्यूरियस से शुरू करते हैं। तो क्यूरियस का मतलब हो जाता है आपको विचित्र प्रकार का, एपिसोड का मतलब हो जाता है घटना, और ऑकर्ड का मतलब हो जाता है घटित हुआ, और क्लर्जी मैन का मतलब होता है पादरी, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए, डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों के बीच या सीढ़ियों के नीचे, और चिंक ऑफ मनी का होता है पैसों की आवाज यानी झंझनाहट। पोकर का मतलब होता है आग में डालने वाले लोहे की छड़, जो आग में डालने वाली लोहे की छड़ होती है उसको कहते हैं पोकर। और उसके बाद ग्रैस्प्ड का मतलब होता है पकड़ा, फ्रीमली का मतलब होता है मजबूती से, और सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। तो चलिए अब हम फिर इसको देखते हैं। कहता है शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अ क्लमजी मैन एंड हिज वाइफ, जो है मतलब कुछ समय के बाद एक अजीब सी घटना घटी। बहुत ही सुबह पादरी और उसकी पत्नी जो अध्ययन कक्ष जो स्टडी रूम है उसकी तरफ, clumsy man and his wife were awakened by noises in the study, यानी अध्ययन कक्ष जो पढ़ाई करने का रूम है, creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clumsy man's desk. उसने कुछ आवाज सुनी, उन्होंने आवाज सुनी, और आवाज कैसी सुनी? सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए उन्होंने डेस्क से निकाले जा रहे सिक्कों की आवाज सुनी। तो उनको ऐसा लगा कि उसके डेस्क के बॉक्स से कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं, जिसकी झंझनाहट उसने सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रैप्ड firmly in his hand, the
सरेंडर। और बिना कोई आवाज किए हाथ में मजबूती से उसने लोहे की छड़ पकड़ी और पादरी ने एकदम दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलते उसने कहा सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करो। अब तुमको आत्मसमर्पण करना होगा, दूसरा कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. लेकिन जैसे ही वहां वो पहुंचे, उन्होंने जैसे ही अमेजमेंट किया यानी उन्हें आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज रह गए। उन्होंने महसूस किया दैट द रूम appeared to be empty, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk, वो उसकी पत्नी के साथ मिलकर उस डिस्क के नीचे देखता है। एंड behind the curtains and even up the chimney there wasn't sign of anybody. उसने इर्द गिर्द देखा चारों ओर और वहां किसी के भी होने की कोई वजह दिखाई नहीं देती थी। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन वहां पर उसने जो देखा कि वो जो डेस्क है वो खुला हुआ था और जो पैसे थे उसके बॉक्स में वो गायब थे, यानी उसके डेस्क से पैसे गायब थे जो घर के खर्चे के लिए उसने रखे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, जो सामान्य नहीं हो। तो ऐसी असाधारण चीज उसने वहां पे महसूस की कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसको वो महसूस करना नहीं चाहते। कुछ न कुछ असाधारण चीजें वहां पे घटित हुई है। वो असाधारण चीजें क्या घटित हुई है? द क्लमजी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। जो पादरी है सारा दिन यही कहता रहा कि ये असाधारण बात है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल्स फर्नीचर्स अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। परंतु यह इतनी साधारण बात नहीं थी जितनी कि उस सुबह थोड़ी देर बाद मिस्टर हॉल के कमरे के फर्नीचर की स्थिति थी। वह इतनी असाधारण बात भी नहीं थी जितनी थोड़ी देर के बाद उस कमरे की स्थिति थी। बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, यानी कि कुछ देर के बाद जो स्थिति उसके कमरे की थी, उस फर्नीचर की थी, वो इतनी साधारण बात नहीं थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अ वेरी अर्ली एंड वेरी सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। तो कहता है कि जो मकान का मालिक है, जो सराय का मालिक है और उसकी पत्नी जो है वो सुबह जल्दी जाग गए और वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा पूरा खुला देखकर हैरान हुए। उनको आश्चर्य हुआ कि वैज्ञानिक के कमरे का जो दरवाजा है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। और यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः यह बंद रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह जो है फ्यूरियस महसूस करता था, बहुत गुस्सा करता था अगर कोई उसके कमरे में आ जाए। और एंड पीप राउंड द डोर फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। और जो अपॉर्चुनिटी थी वो ऐसी थी, मानी अवसर ऐसा था कि उसे खोना नहीं चाहते थे। कौन खोना नहीं चाहते थे? जो सराय के मालिक थे वो इसको खोना नहीं चाहते थे। यानी कि वो दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने कमरे के अंदर झांक कर देखा, क्योंकि अच्छा अवसर था, दरवाजा खुला हुआ था, कोई वहां पर था नहीं। तो उन्होंने कमरे के अंदर झांका और चाहा क्या कि उसको जब वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने छानबीन करने का निश्चय किया, इन्वेस्टिगेट करने का निश्चय किया। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर था वो पूरी तरह ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, उसने यह स्पष्ट था कि वैज्ञानिक को बिस्तर छोड़े काफी समय हो गया है। जो ठंडा था बिस्तर का, वो ठंडापन था वो देख करके। और हैरानी की बात यह थी कि वे कपड़े और पटिया जिन्हें वैज्ञानिक सदा पहने रहता था कमरे में बिखरी पड़ी थी। उसने महसूस किया कि जिन कपड़ों को वैज्ञानिक पहनता था या जो बैंडेजेस उसने बांध रखे थे हमेशा अपने चेहरे पर, वो अब वहां पे नहीं है।
तो चलिए यहां तक का मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। संभवतः थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी, वो हम दूर कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, तो वो एक ऐसी दवा की खोज करता है जिसको खाने के बाद उसका शरीर जो है वो विजिबल हो जाता है, वो उसके आर पार देखा जा सकता है, यानी वो अदृश्य हो जाता है। लेकिन ये घटना उसने जो ड्रग्स जो उसने लिया उसके बाद सबसे पहले उसने नुकसान पहुंचाया किसको, तो अपने लैंडलॉर्ड को, अपने मकान मालिक को, जो उससे नफरत करता था, जो उससे घृणा करता था। और उसका बदला लेने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसके मकान में आग लगा दी और फिर वहां से बच निकलने के लिए अपने सारे कपड़े वहीं पे उतार दिए, क्योंकि कपड़ों में वो वहां से भाग नहीं सकता था, जबकि बिना कपड़ों के उसका शरीर जो था इनविजिबल था और इस स्थिति में उसको देखा नहीं जा सकता था। इसी प्रकार से भटकते भटकते कहीं उसके पांव में कीचड़ लग गई और अब वह कीचड़ के साथ भटक रहा था लंदन में एक मकान की सीढ़ियों से, जिसको दो लड़कों ने बड़े आश्चर्य से देखा। पैरों के निशान, चूंकि व्यक्ति तो उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन पैरों के निशान उसने साफ साफ तौर पर देखे और उन दोनों लड़कों ने उस पैरों के निशान का पीछा किया, उन पैरों के निशान का, लेकिन वो धीरे धीरे अदृश्य हो गए, लेकिन उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह वहां से उस ठंड से बचने के लिए वहां के एक स्टोर में जाता है, जिसके बंद होने का समय हो गया है। बंद होने से पहले ही वह स्टोर में घुस जाता है और बंद होने के बाद वहां की जो सुख सुविधाएं हैं उसका पूरी तरह इस्तेमाल करता है। जैसे वहां उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और फिर उसके किचन में जाकर के बहुत सारा शराब और कबाब का आनंद लिया। उसने इतनी पी ली, इतना अच्छे से खाया कि उसको नींद आने लगी और वो वहीं पर रजाइयों के ढेर पर जाकर सो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और आगे भी सब कुछ अच्छा चलने वाला था निश्चित रूप से, अगर उसके अगले सुबह वह स्वयं उस दुकान के मालिक अथवा उसके स्टाफ के आने से पहले जग जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वह उठता उससे पहले ही जो उस मकान का उस दुकान का जो सहायक था वो आ गया, यानी जो शॉपकीपर था वो उसका सहायक हेल्पर उसका आ गया और वह उसको वहां सोया देखकर इसकी तरफ झपटा। अब वहां से भी भागना इसकी मजबूरी थी और भागने के लिए यह बहुत आवश्यक था कि वह कपड़े उतार दे। तो उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारे और फिर वहां से वो भागने लगा। और फिर अब वहां से वो भाग करके एक ड्रामा साइट्स की तरफ जाता है, जहां जाकर के उसने अपने आप को ढकने के लिए वहां के कपड़ों का इस्तेमाल करता है। और उसमें वो क्या करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको अब अपने कंधे के ऊपर के पार्ट को भी ढकना है, तो इसलिए वो पट्टी का इस्तेमाल करता है और एक हैट इस्तेमाल करता है, चेहरों को बांधता है और वहां से फिर एक गांव की तरफ जाता है, आइपिंग गांव की तरफ जाता है, जहां जाकर के वह एक सराय में, यानी एक जिसको धर्मशाला कहते हैं, धर्मशाले में अपना ये रूम बुक करता है और जो उसका मालिक है उसको कह देता है कि उसे किसी से बात करना पसंद नहीं है, वह एकांत पाने के लिए यहां आया है। हालांकि वैज्ञानिक ने जो किराया है वो एडवांस में दिया है और इसलिए जो सराय की मालकिन है उससे कोई आपत्ति नहीं होती है। वह सराय की मालकिन को साफ साफ शब्दों में कह देता है कि उसे किसी का डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है, और जबकि वह चेहरा किसी को इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि एक इंसिडेंट में उसका चेहरा जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुछ दिनों तक तो वह वहां रहता है, लेकिन जल्द ही उसके पैसे जो है वो समाप्त हो जाते हैं और जैसे ही पैसे उसके समाप्त हो जाते हैं तो वह किराए के मकान के मालिक को कहता है कि उसका चेक बहुत जल्द आने वाला है और फिर वह अगला पेमेंट कर देगा। मकान का मालिक चूंकि वो रह रहा होता है वहां, इसलिए उसकी बातों का बुरा नहीं मानता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सवेरे सवेरे जो मकान का मालिक है, जो सराय का मालिक है, वो दोनों जब आ रहे होते हैं तो उसने महसूस किया कि उसके स्टडी रूम के जो डेस्क है उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, उसकी झंझनाहट उसको सुनाई देती है। इसलिए वो उसको पकड़ने के उद्देश्य से कि कौन ऐसा कर रहा है, अपने हाथ में रॉड लेकर उस हॉल तक आते हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उस कमरे में वहां पर कोई नहीं है, जबकि उसके डेस्क से पैसे गायब हैं। यह बहुत ही असाधारण घटना थी और इससे दोनों पति पत्नी बुरी तरह घबरा जाते हैं। खैर, इससे कुछ नहीं होता है। अगले दिन सुबह ऐसा होता है कि संयोग से उस साइंटिस्ट के कमरे का दरवाजा जो है वो खुला हुआ रह जाता है और सराय की मालकिन मिसेज हॉल जो है वह जब ऐसा देखती है तो वह प्रयास करती है कि इस बात का इन्वेस्टिगेट की जाए इस घटना का।
क्योंकि अमूमन साइंटिस्ट के कमरे का दरवाजा बंद होता है और कोई अगर उसको डिस्टर्ब कर दे तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन आज दरवाजा खुला हुआ है तो उसने उसकी छानबीन करने का प्रयास किया और कमरे के अंदर जाकर के देखा। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि जो बिस्तर है वो पूरी तरह से ठंडा है, यानी जो साइंटिस्ट है वो काफी देर पहले उठ चुका है और जिन कपड़ों को वह साइंटिस्ट हमेशा पहने रहता है वो कपड़े वहीं बिस्तर पर आसपास बिखरे पड़े हैं। और चूंकि वो वहीं पे बिखरे पड़े हैं इसलिए अब वह आगे क्या होता है, यानी मतलब है कि साइंटिस्ट कुछ काफी देर पहले वहां से निकल चुका है और अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her legs, foremost as she and her husband turned away in straight at her legs. उसके बाद क्या होता है ये देखिए। तो उसके बाद क्या है कि एंड सडन मिस्टर हॉल हियर्ड अ स्नीप। स्नीप मतलब क्या होता है, पहले कुछ वर्ड को अंडरलाइन करते हैं। क्लोज टू हर ईयर, ए मोमेंट लेटर, dashed itself into her face। मैं अंडरलाइन जिन शब्दों को कर रहा हूं उस पर आप नजर डालेंगे। स्प्रिंगिंग, और चूंकि मैं इसके मीनिंग आपको बताने वाला हूं, स्प्रिंगिंग और स्प्रिंगिंग के बाद क्या है टेरर। तो टेरर का देखते हैं, इसकी मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके काम आ जाएगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है लेकिन टेरर, चलिए यहाँ है टेरर आपका। और उसके बाद क्या है स्लैम। तो चलिए स्लैम, put them both out of the room and appeared to slam and lock the door after them। अब देखिए, तो जो स्निफ होता है, स्निफ का मतलब होता है टू ब्रीथ हैवली, यानी नाक द्वारा सांस लेना। तो और डैश का मतलब होता है टकराना, और स्प्रिंगिंग का मतलब होता है कूदते हुए, टेरर का मतलब होता है आतंक यानी भय, और स्लैम का मतलब हो जाता है तेजी से टकराना। तो अब हम फिर इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear। मिसेज जो उस सराय की मालकिन है मिसेज हॉल, उन्होंने अपने कान के पास सांसों की आवाज सुनी। A moment later the hat on the bed post leaped up and dashed itself into his face। एक ही क्षण के बाद बिस्तर के सिरहाने से टोपा उछला और उसके चेहरे से टकरा गया और उसके चेहरे पर जाकर के लगा। वो अपने आप वो टोपा उछल के। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। और उसके बाद क्या हुआ कि जो वहां पे कमरे की कुर्सी थी वो हिलने लगी। एंड स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। और हवा में उछलकर उसने सीधे अगली टांगों पर प्रहार कर दिया। वो चेयर जो है हिलते हुए हवा में उछली और उसके अगली टांगों पर, जो मिसेस हॉल है उसके अगली टांगों पर उससे जाकर के लगा। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। वो दोनों पति पत्नी वहां पर आतंक से, भय से घबरा करके भाग जाने के लिए मुड़े। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और उस कुर्सी ने, उस असाधारण कुर्सी ने उन्हें कमरे से बाहर धकेल दिया और तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दरवाजा बंद करके कमरे को ताला लगा दिया गया हो। उस चेयर ने लोगों को धक्का देकर के वहां से बाहर निकाल दिया और स्वतः ही वो दरवाजा बंद हो गया। तो जैसा पीछे हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था कि मिसेज हॉल को जैसे ही दरवाजे का कमरा खुला हुआ मिला, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया, लेकिन वो उनको भारी पड़ गया क्योंकि वहां कोई था नहीं। और वहां जब कोई था नहीं और उन्होंने महसूस किया कि काफी देर पहले वो साइंटिस्ट जो है उठ चुका है,
लेकिन वास्तव में उस साइंटिस्ट के उठने के बाद जो टोपी उसकी वहां पे बिखरी हुई थी वो उछला और मिसेस हॉल को आकर लगा, फिर कुर्सी उड़ करके लगी और इस सब से घबरा करके वो दोनों जैसे ही कमरे के बाहर आए, कमरे का दरवाजा लॉक हो गया, बंद हो गया। उसके बाद देखते हैं कुछ फिर इंपोर्टेंट वर्ड जो है एस्ट्रिक्स वाज कन्विंस्ड, जो मैं अंडरलाइन करता हूं, कन्विंस्ड। और उसके बाद लेते हैं hunted by spirits, hunted by spirits, then the state and had owned witchcraft, witchcraft। और उसके बाद तो यहाँ पे कुछ वर्ड हमने लिया है। अब देखिए क्या क्या वर्ड हमने लिया है। तो सबसे पहले तो है विच क्राफ्ट। तो विच क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, तो सॉरी उससे पहले हमने कुछ वर्ड लिया है और वर्ड लिया है हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स का मतलब क्या होता है, तो पागलपन का दौरा पड़ना, या कन्विंस्ड का मतलब होता है कायल या विश्वास करवा देना, मतलब डरा देना। हंटेड बाय स्पिरिट का मतलब होता है कि भूत प्रेतों का बार बार आना, और मोन का मतलब होता है कराहना, और विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी या लूट, और सस्पिशन का मतलब होता है संदेह होना, और मिस्टीरियसली का मतलब हो जाता है रहस्यपूर्ण ढंग से, यानी रहस्यपूर्ण तरीके से। तो चलिए अब फिर से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। जो मिसेस अचानक श्रीमती हॉल जो है वो क्या महसूस करती है, बेहोश होकर सीढ़ियों पर वो गिर जाती है। और उसके बाद क्या होता है, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट। उन्हें लगता है कि कमरे में कोई बुरी आत्मा का प्रभाव है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू इंटर इनटू द फर्नीचर। उन्हें ऐसा लगा कि कोई आत्मा वगैरह जो है वह इसी फर्नीचर में, यानी उस कुर्सी में प्रवेश कर चुकी है। और वो कहती है कि माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। मेरी जो बेचारी माँ थी वो इस पर बैठने का काम करती थी। समॉन्ड, मोन मतलब उसको बहुत जोर से करा ही, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और जरा सोचो कि वही कुर्सी अब मेरे खिलाफ है जिस पर मेरी बेचारी माता जी बैठा करती थी। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। उसने सोचा कि यह संकट जो है वो जादू टोना के कारण आया है। पड़ोसियों की यह सोच थी कि यह संकट मुसीबत का कारण कोई जादू टोना है, किसी के जादू टोना के कारण जो है यह संकट उसके घर पर आ गया है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। जादू टोना के कारण यह संकट आया। द विचक्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नोन। The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। कहता है कि ये खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई कि उस घर में चोरी हुई है, जादू टोना हो या ना हो। जब पादरी घर की चोरी की खबर फैली तो यह शंका पैदा हुई कि उसमें अवश्य ही अजीब वैज्ञानिक का हाथ है, यानी कि वह वैज्ञानिक जो किसी को दिखाई नहीं देता है उसी का हाथ है। सबकी नजर में सबसे बड़ा सस्पेक्ट यानी संदेहास्पद व्यक्ति वही था। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, thought he had admitted hot long before that he had no money।
और यह जो संदेह है और ज्यादा मजबूत हो गया ऐसे ही जब उसने अपने मकान मालिक को यानी सराय के मालिक को नगद रुपए ला करके दिए, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, और जो सिपाही था गांव का उसको चुपचाप बुलावा भेजा गया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientists who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. और उसके बाद क्या हुआ कि मिसेस हॉल जो है सिपाही का इंतजार करने की बजाय उस वैज्ञानिक के पास गई जो बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से अपने खाली कमरे में जहां वो सोता था चुपचाप प्रकट हो गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और उसने उससे तरातर सवाल दाग दिए और कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी का क्या करते हो, उस पर कौन सा जादू टोटका करता हो, और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक तालाबंद कमरे में कैसे प्रवेश किए, कैसे तुम इस कमरे में आ गए, यह भी मुझे जानना है। तो मुझे यह भी बताओ कि इस कमरे में तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया, ये भी मुझे अब जानना है। और कहते हैं द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विकली टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो हमेशा ही गुस्से में रहने वाला व्यक्ति था, तो उसको यहां भी गुस्सा तो शो करना ही था। वो क्विकली टेम्पर्ड व्यक्ति था और ही बिकेम फ्यूरियस, क्योंकि वो वैज्ञानिक हमेशा ही बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वह गुस्से में अब लाल पीला होने लगा। क्विकली टेम्पर्ड का मतलब होता है बहुत जल्द गुस्से में आ जाने वाला। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, वो अब और ज्यादा गुस्से में लाल पीला होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया अपने ऊपर आरोप देखकर। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, क्या तुम नहीं जानते समझती कि मैं कौन और क्या हूं, वह चिल्लाने लगा। ही शाउटेड वेरी वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। अब उसने क्रोध में उसको धमकी दे डाली। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, सडनली अचानक से उसने अपने बैंडेजेस उतारकर फेंकने शुरू कर दिए। विस्कस, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, ही टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसने 1 मिनट के अंदर लगभग अपने उन सारी चीजों को उतार दिया, जैसे उसके डुप्लीकेट नाक थे उसको उतार कर फेंक दिया, मूछें उतार कर फेंक दी, और जो भी चीजें उसने पहन रखी थी उसको विद इन अ मिनट उतार करके कम से कम समय में 1 ही मिनट में उसने फेंक दिया। लगभग 1 मिनट में उसने ऐसा किया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और कुछ ही देर में लोगों ने वहां देखा क्या, हॉरिफाइड किया क्या, कि वहां एक व्यक्ति है जो हेडलेस है, यानी कि उसके सर है ही नहीं। वो हेडलेस व्यक्ति को देखा, बिना सिर वाले एक व्यक्ति को लोगों ने वहां पे महसूस किया, जिसका सिर था ही नहीं। हॉरिफाइड किया एक ऐसे व्यक्ति को जिसका सिर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो जैसे अभी अब तक आपने देखा था कि वहां से उसका सामान गायब हुआ और मिसेज हॉल जो है उसके कमरे में पीछा करने जाती है, फिर उसकी चेयर जो उसको डराती है, फिर एक अफवाह फैलती है चारों ओर कि वहां कोई न कोई जादू टोटका हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से कोई चीज फैलती है, वो ये फैलती है, ये अफवाह फैलती है कि सस्पेक्ट आता है कि उस घर में चोरी भी हुई है। तो ये तो एक सच्ची बात थी कि चोरी हुई है, और जो शक की सुई जाती है वो उस अजीबोगरीब वैज्ञानिक की तरफ ही जाती है, और वैज्ञानिक की तरफ जब जाती है तो लोग उसको सस्पेक्ट रखते हैं और सिपाही को बुलावा भेजते हैं। लेकिन सिपाही को बुलावा भेजने के बाद क्या होता है, इतना धैर्य मिसेज हॉल नहीं दिखा पाती और जाकर के उससे तरह प्रश्न कर देती है कि तुम कहां थे, तुम इस कमरे में कैसे आए, और तुमने मेरे चेयर के साथ क्या किया है जो मेरा चेयर ऐसा ऐसा बर्ताव मेरे साथ कर रहा है।
कुछ ही देर में गुस्से से लाल पीला होता हुआ वो साइंटिस्ट अपने गले के कंधे के ऊपर का सारा बैंडेज खोलकर फेंकता है, नाकों को फेंक देता है, मुंह दाढ़ी को फेंक देता है और फिर लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो बिना सिर वाला है वो यहाँ खड़ा है और ये घटना भयभीत करने वाली थी, हॉरिफाइड करने वाली थी और लोग जो थे वो हॉरिफाइड हो चुके थे। और उसके बाद देखिए मिस्टर जोफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। जो मिस्टर जेफर्स है, जो कांस्टेबल है, जो सिपाही है, अब पहुंच चुका है एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। और इस बात से काफी आश्चर्यचकित है, परेशान है, उसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जो बिना सिर वाला है। बट जेफर्स वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन उसने अपने आप को रोकना बड़ा ही दुर्लभ काम था। फर्ज निभाने से रोकना आसान नहीं था उसको, उसे ये काम करना ही था, बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था। जेफर्स के लिए ये आसान तो था नहीं, लेकिन उसको रोका भी नहीं जा सका क्योंकि वो जो है एक बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति है और अपने जिम्मेदारियों से वो भागता नहीं है, तो उसे रोका नहीं जा सकता। इफ अ मजिस्ट्रेट्स want ordered a person's arrest, then that person had to be arrested। अगर कभी उसके सीनियर ने उसको यह आदेश दिया होगा कि किसी आदमी को गिरफ्तार करना है, तो उसने उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया ही है, करना ही है, चाहे उसका सिर हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे उस ऑर्डर को फॉलो करना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तब एक विचित्र दृश्य देखने को मिला जब सिपाही एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो हर पल एक के बाद एक कपड़े उतारकर अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था। वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो बार बार अपने एक एक गारमेंट को उतार करके फेंकता जा रहा था और गारमेंट उतार करके जैसे ही फेंकता था तो जितने कपड़े वो उतारता उतना ही वो अदृश्य होता जा रहा था, यानी वो अब दिखाई देना धीरे धीरे कम हो गया। After another, finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all। और अंत में उसने अपने शर्ट उतार करके फेंक दिए और जब उसने अपने शर्ट उतार कर फेंक दिए तो उस कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने आया है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय बॉल्स दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउ हियर। अब कहता है कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन उसको थप्पड़ लगने लगे जो पता नहीं कहां से आ रही थी, और जो लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे उसे पता नहीं कहां से थप्पड़ आकर के पड़ जाता था। वो थप्पड़ कौन चलाता था ये पता भी नहीं चल रहा था। थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी देख ही लेते हैं। और जो थोड़ा सा बता हुआ है, नॉक्ड अनकॉन्शियस और उसके बाद नर्वस एक्साइटेड है, क्राइज ऑफ होल्ड हिम। कहता है ऑल सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय बॉल्स दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ वेयर। कुछ लोग उसकी मदद करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पता नहीं उसे कहां से आकर के थप्पड़ लग रही थी। और इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। और अंत में क्या हुआ, जेफर्स जो है वो बेहोश होकर गिर गया जब उसने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने की आखिरी कोशिश की। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier to say than to do। वहां घबराहट भरी जो उत्तेजनापूर्ण चीखें थी वो कह रही थी उसे पकड़ो, लेकिन यह कहना आसान था, करना नहीं। ग्राफिन had shaken himself free and no one knew where to lay a hand on him। ग्राफिन ने खुद को वहां से मुक्त कर लिया, अदृश्य होकर वहां से भाग गया और कोई नहीं जानता था कि उसे कहां से पकड़ा जाए। यानी कि वह व्यक्ति जो कि आज उसकी चोरी फिर एक बार पकड़ी गई थी लेकिन उसने अपने आप को एक बार फिर से बचा लिया था और अब उसको पकड़ा जाना आसान नहीं था क्योंकि वह अदृश्य होकर वहां से बहुत दूर जा चुका था।
तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी, रोचक लगी होगी और आपके समझ में भी आ गई होगी, जिसकी मदद से आप परीक्षा में इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।